नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग जो है राज्य की परिभाषा और उसके तत्वों की बात कर रहे थे। अब हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपके एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जो भी राजनीति विज्ञान संबंधित परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए हम राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत, ये भी 3-4 पार्ट में वीडियोज़ आएंगी। डेली हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ मेरा ये रहेगा आइडिया आप लोग के लिए कि आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो। ठीक है ना? जैसे कोई कोटेशंस आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, वैसे मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। तो आप लोग को जो लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वो नोट डाउन करते जाइएगा। उससे क्या होगा कि जो है उसको आप लोग एक बार रिवाइज़ कर पाएंगे, और है ना? तो उसको बार बार पढ़ते रहिए जब कभी। और जानते ही हैं, ज़रूर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। टीजीटी, पीजीटी वगैरह एलटी ग्रेड में वो आगे पीछे कहीं ना कहीं दे ही देता है। तो चलिए राज्य की उत्पत्ति से संबंधित आज का पहला वीडियो देख लेते हैं। ये 3-4 वीडियोज़ में ये भी ख़त्म होगा राज्य की उत्पत्ति के जो विविध सिद्धांत हैं उसके बारे में। तो पहला आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की बात जो है, राज्य में प्राकृतिक अधिकार जो है की बात कौन कौन करता है? तो उसमें हैं आपके हॉब्स, है ना, लॉक, रूसो। ठीक है। तो कह रहा है आत्मरक्षा का अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्ग। तो एक तो ये समझ में आ गया कि हॉब्स, लॉक, रूसो प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी आत्मरक्षा के अधिकार को कौन प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो वो हैं हॉब्स। ठीक है ना? हॉब्स क्या कहते हैं कि जो राज्य की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें भी मनुष्यों को वो जो है एक अधिकार देते हैं, उसमें भी मनुष्यों को जो है एक अधिकार देते हैं, वो है आत्मरक्षा का अधिकार, अपने आप को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि मिलान करना है ना? निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। राज्य की बहुलवादी धारणा किसने किसने? मैकाइवर और लॉस की। ठीक है। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली। सर्वप्रथम बार राज्य की शक्ति की धारणा किसने दी थी? तो मैकियावेली ने दी थी। सही है ये भी। अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम। नहीं, ये नहीं सही है। सर्वसत्तावादी हीगल और बेरा हार्डी, ये भी सही है। तो अराजकतावादी क्या कहते हैं? अराजकतावादी जो है ना, ये राज्य के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं, ये मतलब राजविहीन जो है समाज की बात करते हैं, राजविहीन समाज की बात करते हैं। मतलब कि राज्य बोलते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। राज होने से क्या है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता है ना? तो ये अराजकतावादी जो है मार्क्सवादियों के अनुसार ही राजविहीन जो है समाज की बात करते हैं। मार्क्सवादी भी राजविहीन जो है वर्ग की बात करते हैं, और अराजकतावादी भी राजविहीन समाज की बात करते हैं। तो अब मार्क्स तो मार्क्सवादी ही है ना, ये तो ठीक है। बेंथम जो है वो उपयोगितावादी हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अराजकतावादी। अगला देख लेते हैं। एक मिनट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है अवज्ञा होने से पहले वाले आहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। उपयोगिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि मनुष्य जो है राज्य की आज्ञा पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाला अहित, यानी अगर हम किसी राज्य की आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो उसके कारण जो हमारा घाटा होगा, जो अहित होगा, उसकी तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। अगर हमारा जो है हमारा लॉस हो रहा है, अगर हमारा राज्य की जो आज्ञा है उसको ना मानने से, तो इससे अच्छा है कि हम राज्य का पालन करें, जिससे जो है हमें अधिक उपयोगी साबित होता है। मतलब हमारे सुख के लिए, हमारे जो है विकास के लिए कार्य करेगा राज्य, है ना? तो इस ऐसी उपयोगिता की बात कौन करता है? तो वो डेविडसन है, या बेंथम, या सेबाइन वेबर। सभी को पता है कि उपयोगितावाद के जनक बेंथम थे, और बेंथम ही कहते हैं कि मनुष्य को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है अवज्ञा से जो मतलब उसको ना मानने से जो अहित होता है, उसकी तुलना में आज्ञा पालन करना अधिक उपयोगी साबित होगा। तो ये बेंथम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राज अमूर्त, सरकार मूर्त है। राज अमूर्त और सरकार
मूर्त है। ठीक है, अगला देखते हैं। समाज राज्य से व्यापक है। समाज राज्य से व्यापक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है और राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है, ये ध्यान देना होगा। तो राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त है, सही बात है। ठीक है ना, राज्य एक कल्पना है, मतलब राज्य की एक कल्पना की जाती है कि ये स्टेट है, और सरकार मूर्त होती है, जैसे कि हम लोग अभी जो भी गवर्नमेंट में हैं देख रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट है ना, या जब भी आने वाले समय फिर से गवर्नमेंट चेंज होगी तो सरकार दिखती है। समाज राज्य से व्यापक, सही बात है। राज्य तो एक बात हो सकती है, समाज तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, समाज बहुत बड़ा हो सकता है। सरकार राज्य का एक अभिकर्ता है, सही बात है, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, नहीं। राज्य की सदस्यता जो है किसी राज्य की आवश्यक शर्त ये होती है, आवश्यक शर्त होती है कि उसकी सदस्यता आपको लेनी पड़ती। मान लीजिए हम लोग जैसे भारत में हैं, तो भारत में हम लोगों को नागरिकता मिली हुई है ना, तो एक तरीके से देखा जाए कि नागरिकता के बिना हम राज्य के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, राज्य की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक नहीं होती है, बल्कि अनिवार्य होती है किसी राज्य के लिए। ठीक है ना, अनिवार्य होगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा है, थोड़ा तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक ऐसे व्यक्ति जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? तो गेटल, रूसो, टाइसी, ऑस्टिन। तो ये टाइसी के द्वारा कहा गया है। कोटेशन है, थोड़ा सा याद रखेंगे ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। देखिए, जब कभी समुदायों का समुदाय, ठीक है, ऐसी बात आ जाए, समुदायों का समुदाय जैसे बात हो, का समुदाय बात हो, इस टाइप की बातें हो, तो वहाँ पर हमेशा अरस्तु होंगे। ठीक है ना, कह रहा है सिर्फ राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैक्सी फास्टर डर्निंग अरस्तु, अरस्तु दिया है, तो यानी अरस्तु ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखिए कि ठीक है, समुदायों का समुदाय अगर बात हो जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके अरस्तु। ये दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको चाहिएगा तो। ठीक है, हम अगला देखते हैं। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व है? वैज्ञानिक प्रगति, सही है, ये भी चाहिए। प्राचीन सांकेतिक संस्कृति की पुनरुत्थान, सही है। राष्ट्रीय चेतना का विकास, ये भी सही है। धर्म का बढ़ता प्रभाव, धर्म का बढ़ता प्रभाव, है ना। अब इसमें देखना होगा कि कौन सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व है? तो इसमें जो राष्ट्रीय चेतना का विकास है, जो राष्ट्र की भावना है, राष्ट्रीय भावना है जो होती है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय भावना, उसका विकास, है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। देख लीजिएगा एक बार इसको, यूपीएससी में आया हुआ है। सॉरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी सावियवी, है ना। तो हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रीडमैन, मार्क्स, बेंथम। बेंथम तो नहीं होंगे, बेंथम तो सीधे उपयोगितावादी हैं, मार्क्स तो मार्क्सवादी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर इसमें होंगे, ठीक है ना। ये राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। ये राज्य को जो है, ये राज्य को ही एक जीव मानते हैं, राज्य को ही एक जीव मानते हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर जो है राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा? आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एक एकाधिकार और उसकी वैधानिकता है। आधुनिक राज्य के मुख्य पक्ष क्या है? कि उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। ये हीगल नहीं, वेबर, हाँ, ब्रनशली और हर्मन फाइंडर दिया हो, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा वेबर। याद रखेंगे इसको, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा बहुत से जो है बातों को हमको याद रखना पड़ता है, कोटेशंस को, ठीक है। आधुनिक राज्य में जो उसकी भूमि और शारीरिक हिंसा, मतलब आधुनिक राज्य भी अगर हम कहें तो आधुनिक राज्य में जो है शक्ति या हिंसात्मक या शक्ति के रूप में जो पहली परिभाषा थी वो मैकियावेलियन दी थी। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा भी था, है ना, तो उसको आपने नोट भी किया होगा। नहीं देखा है तो थोड़ा सा पीछे से बैक करके आप देख लीजिए, अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है ना। जिसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेपर।
अगला प्रश्न है, ये पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य एक, कौन सा कथन सही है? राज्य हमेशा जब भी ऐसे करिएगा तो सही और गलत वाला ज़रूर ऐसा हेडलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले क्या है पूछा है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं, ये तो एकदम गलत, ये भी एकदम गलत। राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, ठीक है ना, अब ये सही होगा। क्यों? क्योंकि राज्य के बिना जो है, राज्य में ही रहकर हम लोग सारी चीज़ें करते हैं और राज्य ही हमें वो सारी सुख सुविधाएं प्रदान करता है जिससे कि हम अपना विकास कर सके, राष्ट्र का विकास कर सके। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। ऐसा कौन कहता है? तो यह है फ्रेडरिक एंजल या रॉबर्ट मैकाइवर, तो लास्की या मैक्स वेबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर। याद रखेंगे थोड़ा सा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित राजनीतिक दर्शन में सही ऐतिहासिक क्रम। हॉब्स, लॉक, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। हमेशा हम लोग पढ़ते रहते हैं हॉब्स, है ना, लॉक और रूसो। अब देखिए इसीलिए ये पूछा भी है कि इनका सही क्रम बताइए। तो देख लेते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं लॉक। लॉक, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। नहीं, सबसे पहले हॉब्स थे, वो तो सही है। लॉक, इसके बाद आ जाते हैं आपके मॉन्टेस्क्यू, फिर ये रूसो। ये तो मैंने याद कर लिया है पहले से ही, मुझे याद है ये बात, आप भी ये याद कर लीजिए, डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे ना तो आपको आइडिया बन जाएगा। तो देखिए, हॉब्स की बात करें तो 1588 की बात है, लॉक की बात करें तो 1632 की बात है, मॉन्टेस्क्यू की बात करें 1689 की बात है, रूसो की बात करें तो 1712 की बात है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान का मदद लिया? किसने जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान का जो है मदद ली? तो वो है हॉब्स। ठीक, हॉब्स ने ली है, याद रखेंगे इसको, ये भी फैक्ट है एक ठो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। ये भी अच्छा कोटेशन है, इसको भी इम्पोर्टेंट में आप लिख लीजिएगा। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। कह रहे हैं कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, मतलब राजनीति के बिना इतिहास कुछ नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति का भी महत्व नहीं है। तो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहने वाले होते हैं सीले, याद रखेंगे, सीले। तो ऑप्शन बी सही है, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन है, किसने कहा इतिहास का राजनीतिक विज्ञान फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान के इतिहास के बिना जड़ नहीं है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, यानी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास के बिना राजनीति और राजनीति के बिना इतिहास की बात कौन करता है? तो वो हम हमेशा याद रखिएगा सीले, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीले हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। सेम टू सेम क्वेश्चन सीले। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? हेनरी मैन, टाइटस्के या ओपेनहाइमर या दुर्खिम के द्वारा? तो ये ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मैन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका जो व्याख्या है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सर हेनरी मैन द्वारा किया गया है। ये एक आपके लिए फैक्ट हो गया। इन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ, ठीक है, ये दूसरा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंशिएंट लॉ में माना कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा
में हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध परिस्थिति और स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व है। ठीक है ना। और जो इसका जो है आगे दिया हुआ है कि बेजहॉट राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। बेजहॉट देखते हैं डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से इसको जोड़कर, किसको, राज्य के विकास को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का विकास के बारे में कौन बात करता है, तो बोल देंगे आप बेजहॉट। ठीक, ये थोड़ा सा एक और याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हॉब्स और लॉक और रूसो तीनों ही सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है ना। ये तीनों ही जो है सामाजिक समझौता के बारे में बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत के संबंध में क्या सही है बोल रहा है। तो लिखा है लॉक समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है। लॉक का जो समझौता है पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संविदा है। सही बात है ये। लॉक समुदाय की नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है। लॉक समुदाय की नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो इस संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ये भी सही है। लॉक की संविदा का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा समझौता है। ठीक है ना। इस संविदा का मतलब समझौता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्ट याद रखेंगे। लॉक संविदा के व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो के संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। ये भी सही है। यानी इस तरीके से ए बी सी तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। अब क्या है, देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी है, आपको सामाजिक समझौता की थ्योरी जो भी इनके द्वारा जो है जो समझौतावादी सिद्धांत दिए गए हैं हॉब्स लॉक रूसो द्वारा, उनको आपको थोड़ा सा समझना होगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी डी उत्तर ठीक हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेबाइन कहता है अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें से कदाचित महानतम है। सेबाइन किसके बारे में बोलता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने मतलब जो भी क्या कहते हैं कि अंग्रेज जो थिंकर्स थे उन जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया उनमें कदाचित जो है महानतम है। तो हॉब्स लॉक रूसो बेंथम, तो उसमें हॉब्स। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न क्वेश्चन है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। एकांकी किंतु शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण तो नहीं था। ठीक। सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, सहयोगात्मक भी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी सही नहीं है। तो यानी एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, ये सही होगा। हॉब्स जो प्राकृतिक अवस्था की, मानव जीवन की प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, वो बोलता है कि वहाँ पर मनुष्य बहुत ही बर्बर टाइप का था। ठीक है। तो उसमें वो एकाकी, निर्धन और निंदनीय था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, किसका, शांति और समृद्धि का ना। जो उनकी प्राकृतिक अवस्था थी उसका युग कैसा था, निरंतर संघर्ष का, शांति अभाव या धार्मिक शासन का। तो शांति अभाव और धार्मिक शासन, निरंतर संघर्ष का जो है वहाँ पर क्या था कि जो उनकी प्राकृतिक अवस्था थी वो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, है ना। कैसी अवस्था थी, निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। आपस में जो है लोग लड़ते रहते थे, है ना, बर्बर थे। इसीलिए उसने कहा था कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है मनुष्य की वो बर्बर है। ठीक। तो आपस में वो क्या करते थे, लड़ते रहते। तो यानी कि निरंतर संघर्ष की अवस्था वहाँ पर बनी रहती थी। इसलिए वो वहाँ पर आत्मरक्षा का अधिकार देता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को, हॉब्स, है ना। इसका भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22वां। इनमें से
किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक के विचार, लॉक ने मतलब कहाँ से अपनी प्रेरणा ली है विचारों को देने के लिए, जो उसका विचार होता है वो कहाँ से प्रेरणा लेता है। तो 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 के गृह युद्ध, या 1650 की स्वर्णिम क्रांति, या 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी, आपको समझ में आएगा। 1688 में इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति, ठीक है, याद रखेंगे, से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। लॉक के बारे में और क्या है देख लेंगे थोड़ा सा, कि लॉक का सर्वप्रथम जो है ग्रंथ है, इनका जो मेन ग्रंथ है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। लॉक अपने विचारों के लिए द लॉज ऑफ एलेक्सेशियल पॉलिटी के रूप लेखक रिचर्ड हुकर के ऋणी थे, ठीक है, यानी कि इनसे भी जो है इन्होंने जो है बहुत कुछ सीखा था। नोट डाउन कर लीजिएगा, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ये कौन बोलता है, पुसांके, सर हेनरी मैन, या एमपी फॉलेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉप हाउस, याद रखेंगे थोड़ा सा इसको भी, ये भी फैक्ट है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत नहीं, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का नहीं, शक्ति के सिद्धांत का नहीं, सामाजिक समझौता के सिद्धांत का पार्ट है, सही है। प्राकृतिक अधिकार किसमें जो है दिए जाते हैं, तो सामाजिक समझौता के सिद्धांत, जिसमें आपके हॉब्स, लॉक और रूसो की बात की जाती है, यही तो समझौतावादी सिद्धांत है, समझौतावादी जो है विचारक है ना, यहीं का जो है विचार है सामाजिक समझौता। तो इसमें जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार देने की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां, राज की उत्पत्ति, थोड़ा सा ब्लर है, ध्यान से देख लीजिएगा। राज की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज की उत्पत्ति से पहले जो है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ध्यान से देखिए एक बार और, राज की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो ऐसी बात कौन करता है, वही समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना। तो देख लेते हैं, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत नहीं, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत नहीं, बल सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत नहीं, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था आज जो है जो इसके निर्माणक तत्व हैं राज्य के उत्पत्ति से संबंधित जो भी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अभी इसका 3-4 पार्ट और होगा, आप उसको भी देखिएगा। आज के बाद कल वो वाली वीडियो आ जाएगी आपके पास, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हो आप पॉज करके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।